सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच लक्ष्य नीट के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन। आप फटाफट बता दीजिए क्या सब कुछ ठीक है, क्या हम इस क्लास को शुरू कर सकते हैं। लाल कलर के दिलों की बारिश हो चुकी है और स्टार्टिंग में ही रोना शुरू कर दिया है। अरे नहीं भाई इस क्लास को एक बार खत्म हो जाने दीजिए। मैं जानता हूं लास्ट क्लास है एंड यू ऑल आर बिट इमोशनल और सेम कंडीशन यहां पर भी है, लेकिन फिर भी अभी हमें अपने फर्ज को बहुत अच्छे तरीके से निभाना है। मुझे एज अ टीचर अपने काम को पूरा करना है, यानी कि मुझे ये सेशन बहुत प्यारे तरीके से कंसोलिडेट करना है और आपको भी अपने फर्ज को बखूबी निभाना है। एज एन आइडियल स्टूडेंट आपको भी आज की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है, अपने सिलेबस को बहुत प्यार से रैप अप करना है। हर चीज को समझते हुए, हर चीज को जानते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। और ये नया स्टूडियो नहीं है दोस्त, ये हमारा ऑफिस का स्टूडियो है। बिकॉज मेरे स्टूडियो में जो प्रॉब्लम चल रही थी, मैं नहीं चाहता था कि आखिरी क्लास में जरा सा भी इंटरप्शन आए। मैं चाहता था कि हमारी लास्ट क्लास जो है बहुत शानदार हो, हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत बेहतरीन टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, कोई टेक्निकल ग्लिच ना हो, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ ना हो। एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि ये क्लास मैं ऑफिस से लूंगा। बिकॉज मेरा स्टूडियो सही नहीं हुआ। आज इंजीनियर्स ने विजिट किया था मेरे घर पे और उन्होंने कहा कि आपका सेटअप चेंज होगा, विच विल टेक अनदर 3-4 डेज। तो जाहिर सी बात है उतने टाइम तक हम लोग इंतजार नहीं कर सकते थे एंड दैट्स व्हाई हम लोगों ने आज इस सेशन को कंसोलिडेट करने के बारे में सोचा। आज हम लोग हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम लोगों ने कल एक टॉपिक पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी किस प्रकार से लॉस हो सकती है, यानी बायोडाइवर्सिटी किन किन वजहों की वजह से खत्म हो रही है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और चांडाल चौकड़ी के बारे में हमने डिस्कशन की थी, यानी एविल क्वार्टेट के बारे में हमने डिस्कशन की थी। क्या आप लिख करके बता सकते हैं इन द चैट सेक्शन कि वो एविल क्वार्टेट कौन से थे और सबसे इंपॉर्टेंट इविल कौन सा था। अगर आप लिख के बताना चाहें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इविल था वो आप लिखकर बताएंगे। उसके नीचे मैं बढ़ता हूं। एलियन स्पीसीज अगर इन्वेड कर जाएं एक नए इलाके में तो वो भी क्या कर सकती हैं, आपकी इंडिजीनियस स्पीसीज को तबाह कर सकती हैं। को एक्सटिंक्शन, अगर दो ऑर्गेनिजम्स ने साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई हैं, उन दोनों में से अगर एक मर जाए तो दूसरा भी मर जाता था। और ओवर एक्सप्लॉइटेशन, किसी चीज को आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब मछलियां हैं, उनके बच्चे अगर कम पैदा हो रहे हैं और मछुआरे उन मछलियों को बेच रहे हैं बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में, तो मछलियां एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगी और एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। एकदम सही बात है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कारण था। आज हम ये जानेंगे कि इस बायोडाइवर्सिटी को लॉस होने से हम लोग कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। राइट? आप मुझे ये बताइए, क्या इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स गायब हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, क्या आप उन सभी को कंजर्व कर सकते हैं? क्या हम में इतनी क्षमता है? क्या हम में इतना दम है? एक बार फटाफट बताइए भाई। दुनिया में कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पहली बात तो हमें पता ही नहीं है कि दुनिया में है, तो उनको हम लोग गायब होने से कैसे रोक सकते हैं? हमें तो उनकी एग्जिस्टेंस तक का भी आइडिया नहीं है। रॉबर्ट मे साहब ने क्या कहा था कि दुनिया में 7 मिलियन स्पीसीज होने की आशंका है, संभावना है, लेकिन हमें तो सिर्फ 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में ही पता है। यानी 5 मिलियन से भी ज्यादा ऐसी स्पीसीज हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो जब हमें पता ही नहीं है कि वैसी स्पीसीज दुनिया में हैं, तो उनको एक्सटिंक्ट होने से हम कैसे बचा सकते हैं? डायनासोर तो हमारी दुनिया में आने से पहले ही गायब हो चुके थे, यानी ह्यूमंस जब दुनिया में आए भी नहीं थे उससे पहले डायनासोर गायब हो चुके थे। तो उनको हम कैसे रोक सकते हैं? और ऊपर से मैंने आपको यह भी बताया था कि टेक्सोनॉमिस्ट की जो फौज है हमारे पास बहुत छोटी है। हमारे पास इतने ज्यादा टेक्सोनॉमिस्ट नहीं है दोस्त। आप अपने आसपास नेटवर्क में किसी भी टेक्सोनॉमिस्ट को नहीं जानते होंगे। तो जाहिर सी बात है अलग अलग स्पीसीज को ढूंढना और उनको कंजर्व करना यह बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो जाहिर सी बात है आप इतना ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम अपनी तरफ से कोशिशें भी ना करें? बिल्कुल करेंगे, है ना? और कैसी कोशिशें करेंगे उसी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आराम से देखिएगा। 2 तरीके की कंजर्वेशन हो सकती है। पहली कंजर्वेशन जो है यह है इन सीटू कंजर्वेशन। इन का मतलब क्या होता है? आराम से देखिए। इन का मतलब क्या होता है? ऑन साइट। राइट? सीटू का मतलब होता है साइट। तो आप क्या कर रहे हैं यहां पे? ऑन साइट कंजर्वेशन। ऑन साइट कंजर्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ, समझ लीजिए एक शेर आपका एक जंगल में बैठा हुआ है और उस शेर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने पूरे जंगल को ही प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचा। तो क्या यह ऑन साइट कंजर्वेशन है? यस सर।
भाई अगर मुझे एक शेर को गायब होने से बचाना है तो मैं इसकी पूरी साइट को कंजर्व कर रहा हूं, इसे मैं क्या कहता हूं, ऑन साइट कंजर्वेशन कहता हूं, ऑन साइट कंजर्वेशन कहता हूं, राइट, दिस इज कॉल्ड एज ऑन साइट कंजर्वेशन। इफ आई नीड टू कंजर्व अ स्पीसीज, if I need to conserve a species, I will conserve its whole habitat। मैं उसके आसपास के सारे इलाके को क्या करूंगा, कंजर्व करूंगा। इससे शेर खुद ब खुद कंजर्व हो जाएंगे। अगर आप अपने पूरे के पूरे घर की रक्षा कर रहे हैं तो आप घर में रहने वाले सदस्यों की भी तो रक्षा कर रहे हैं। इसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन या ऑन साइट कंजर्वेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है भैया? एक्स का मतलब बाहर। अब आपकी एक्स है, उसने भी आपको लात मार के बाहर निकाल दिया है खुद के जीवन से, तो एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर, यानी आउटसाइड, राइट, आउटसाइड या ऑफ साइट, एक साइट के बाहर निकालकर आप किसी चीज की रक्षा कर रहे हैं। समझ लीजिए एक शेर ऐसा है जिसको अपने आसपास की जो हैबिटेट है वही काटने दौड़ रही है, तो आप अब उसको कैसे कंजर्व करेंगे? आप उस शेर को एक सेफ एनवायरनमेंट में ले जाएंगे, उसको एक चिड़ियाघर में रखेंगे, यानी जूलॉजिकल पार्क में रखेंगे। आप उसको अपने ही इलाके में प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आपको शेर को अब बाहर निकालना पड़ेगा। आप एक प्लांट को उसी इलाके में प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आपको उस प्लांट को बाहर निकालना पड़ेगा, राइट। इसे हम कहते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो इन साइट कंजर्वेशन जो है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं अगर आप बताना चाहे तो? अगर आपको कोई इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल पता है तो आप लिख सकते हैं। आपने आज तक शायद बायोस्फीयर रिजर्व का नाम एक आधी बार सुना होगा, और बायोस्फीयर रिजर्व का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो आपने एक और नाम तो पक्का सुना होगा, दैट इज नेशनल पार्क, दैट इज नेशनल पार्क, राइट। नेशनल पार्क भी नहीं सुना तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुना होगा, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नहीं सुना तो सेक्रेड ग्रूव सुना होगा। आपने क्या सुना होगा? सेक्रेड ग्रूव सुना होगा। और कुछ नहीं सुना तो अभी तक क्या कर रहे थे भाई जीवन में, है ना? पर कोई बात नहीं है, सारी की सारी चीजें मैं आपको सुना रहा हूं, और एक एक चीज के बारे में मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी। ये चारों की चारों जो चीजें हैं, दीज आर मेन टाइप ऑफ ऑन साइट कंजर्वेशन। दूसरी चीज अगर आप देखें तो आउटसाइड ऑफ साइड कंजर्वेशन, कोई प्लांट जो कि अपनी जगह पर सेफ महसूस नहीं कर रहा है, उसको उठा करके आप कहां ले जाएंगे? एक बोटेनिकल गार्डन में। नाम क्या है? बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल यानी प्लांट की बात हो रही है, और गार्डन में भी क्या होते हैं? आपके प्लांट ही होते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन यानी कोई प्लांट अपनी जगह पे अगर ठीक महसूस नहीं कर रहा है तो उसको जड़ समेत उखाड़ के आप दूसरी जगह ले जाएंगे, जिसे बोटेनिकल गार्डन कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई एनिमल अगर अपनी जगह पर सेफ महसूस नहीं कर रहा है तो इसको आप कहां ले जाएंगे? एनिमल यानी जू को, जूलॉजी में एनिमल के बारे में पढ़ते हैं ना, इसको आप कहां ले जाएंगे? जूलॉजिकल पार्क में ले जाएंगे, करेक्ट। इसके अलावा आप सफारी गाड़ी में बैठ करके, टाटा सफारी में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, यानी ऑफ साइट भी जा सकते हैं। तो मेरे दोस्त यहां पे आ जाएंगे वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का, क्योंकि आप लोगों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दे रखी है और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क भी दे रखा है एनसीईआरटी में। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा इन सीटू है, कौन सा एक्स सीटू है? मेरे भाई यहां पर आप इस वर्ड को देख लीजिए, सिर्फ सफारी को। अगर आप सिर्फ इस वर्ड को देख लें तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि सफारी गाड़ी में बैठ करके आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, अपने शहर के बाहर भी जा सकते हैं, अपने स्टेट के बाहर भी जा सकते हैं, यानी बाहर जा रहे हैं आप, आउटसाइड जा रहे हैं, किसमें बैठकर? सफारी में बैठ करके। तो ये वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आपका क्या हो जाएगा? XC2 हो जाएगा। और इसके अलावा क्या हो जाएंगी? आपकी क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। अभी सिर्फ आपको इन सारी चीजों के नाम लिखने हैं, इन चीजों के बारे में आपको कोई डिस्कशन नहीं करनी है, क्योंकि इनको एक एक करके हम लोग डिकोड करने वाले हैं। अभी सिर्फ आपको नाम लिखने हैं कि ऑन साइट कंजर्वेशन कौन कौन सी है और ऑफ साइट कंजर्वेशन कौन कौन सी है। अभी आपको इनके बारे में कुछ भी समझना नहीं है, एक एक चीज को बहुत प्यार से डिकोड करेंगे। तो मैंने आपको बताया मेरे दोस्त कि आप चीजों को उनकी जगह पर, उनकी नेचुरल जगह पर भी कंजर्व कर सकते हैं, दैट इज ऑन साइट कंजर्वेशन, और आप चीजों को उनके इलाके के बाहर ले जाकर भी कंजर्व कर सकते हैं, दैट इज ऑफ साइट कंजर्वेशन।
तो अगर आप चीजों को उन्हीं के इलाके में कंजर्व कर रहे हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका सेक्रेड ग्रोव एग्जाम्पल हो जाते हैं। एंड अगर आप किसी प्लांट को उसके इलाके के बाहर ले जा रहे हैं जड़ समेत उखाड़ करके तो बोटेनिकल गार्डन आप बना रहे हैं, किसी एनिमल को बाहर ले जा रहे हैं चिड़ियाघर में तो जूलॉजिकल पार्क आप बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रहे हैं आप सफारी गाड़ी में बैठ करके अगर जानवरों को देखने जा रहे हैं तो सफारी पार्क है, और क्रायो प्रिजर्वेशन यानी फ्रीजिंग टेक्निक से आप क्या कर रहे हैं, चीजों को प्रिजर्व कर रहे हैं। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं, फटाफट बता डालिए इन द चैट सेक्शन। भाई इमोशनल मत करो प्लीज है ना, अभी ये सब बातें मत करो प्लीज, हम एंड में सारी बातें करेंगे, अदरवाइज मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पहले ही मैं एक ऐसे एटमॉस्फेयर में खड़ा हूं जो मेरे लिए बहुत नया है, क्योंकि हमने अपनी सारी की सारी क्लासेस अपने ही स्टूडियो से ली हैं, बट हमारा ट्रैक रिकॉर्ड 100% रहा है, सो आई डोंट वांटेड टू मिस दिस क्लास, है ना। यहां तक क्लैरिटी है, बढ़िया बढ़िया शानदार। चलिए अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की, इन सारी चीजों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी है शक्तिमान की, या फिर आपका फेवरेट सुपर हीरो जो भी आपको अच्छा लगता है, बैटमैन, आयरन मैन, सुपरमैन, जो भी आपको अच्छा लगता है। समझ लीजिए शक्तिमान के पास दो सिचुएशंस है, एक तरफ एक मच्छर है जिसको मैं मारने वाला हूं, है ना, अपने जीवन में फीमेल नहीं है तो मेरे भाई मक्खी भी मुझे काटने नहीं आई, मक्खा आया तो समझ लीजिए मक्खा यहां पर बैठा है और मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है। एक तरफ अगर मैं उस मक्खे को मार रहा हूं तो यह भी तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है भाई, मक्खा भी इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मक्खा मुझे बहुत तंग कर रहा है तो समझ लीजिए मैंने इसको चमाट मारने की कोशिश की और मेरे चमाट से मरने वाला है। एक तरफ इसकी जान जाने वाली है और दूसरी तरफ एक स्कूल है जिसमें आग लगने वाली है और हजारों बच्चे उस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। शक्तिमान के पास एक ही जगह जाने का मौका है, तो बताइए शक्तिमान कहां जाएगा। या शक्तिमान छोड़ दीजिए, अगर आप खुद होते एक सुपर हीरो, आपके पास दो ऑप्शंस होते कि या तो आप मेरे हाथों से इस मक्खे को मरने से बचा लें और दूसरा आप स्कूल में जिसमें आग लगने वाली है उसमें हजारों बच्चों की जान बचा लें। तो आप खुद कहां जाते एज अ सुपर हीरो? सर हम जो है बच्चों के पास जाते, उनका नंबर भी ज्यादा है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं इस इकोसिस्टम के लिए। अगर दोनों में कंपैरिजन देखा जाए तो दोनों के दोनों लॉस हैं, मक्खी का मरना भी लॉस है लेकिन कंपैरेटिवली छोटा लॉस है। हजारों बच्चों की जान जाने से बहुत छोटा लॉस है मक्खी की जान जाना, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन वैसे ही कम है, 14-15 दिन में तो वो वैसे ही मर जाती। लेकिन बच्चों की जान इकोनॉमी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर दुनिया में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं और बहुत स्पेशल स्पीसीज पाई जाती हैं जो दुनिया में बहुत कम हैं, जो दुनिया में बहुत रेयर हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज मतलब जो एक ही जगह पर पाई जाती हैं। जैसे गुजरात है, वहां पर जंगली गधे पाए जाते हैं तो वो वहीं पाए जाते हैं, राइट, और कहीं आपको दुनिया में वो देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। आपका रॉयल बंगाल टाइगर है, राइट, इट इज वेरी वेरी रेयर स्पीसीज, तो वो कुछ स्पेसिफिक इलाकों में ही पाया जा रहा है, तो उनको बचाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनका नंबर काफी कम है। ऐसे इलाके जहां बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं और बहुत यूनिक स्पीसीज पाई जाती हैं, ऐसे इलाकों को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। ये हॉट स्पॉट है यानी गर्म स्पॉट है। गर्म स्पॉट मतलब ऐसा स्पॉट जहां पर लोग रहना पसंद करते हैं, है ना। आप भी तो ट्रॉपिकल रीजन में रहते हो ना, जहां पर सोलर इनपुट ज्यादा है, जहां पर ज्यादा गर्मी है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब प्लेसेस where species richness is very high। स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा है यानी खूब सारी स्पीसीज पाई जा रही हैं। दूसरा सेकेंड पॉइंट, डिग्री ऑफ एंडेमिज्म इज वेरी हाई। डिग्री ऑफ एंडेमिज्म इज वेरी हाई। एंडेमिज्म क्या होता है? मैंने आपको अभी अभी बताया था, यूनिक स्पीसीज जो हैं यहां पर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। ऐसे इलाके जहां पे यूनिक स्पीसीज बहुत ज्यादा पाई जाती हैं और इनका नंबर भी बहुत ज्यादा होता है, ऐसे इलाकों को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी मेरे दोस्त कि दुनिया का जितना भी लैंड सरफेस है ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उसका लेस देन 2% लैंड एरिया घेरते हैं सिर्फ। लेकिन बताइए यहां पर कितने आपकी स्पीसीज हो सकती हैं? दुनिया की 30% से ज्यादा स्पीसीज इस लेस देन 2% एरिया में पाई जाती है। तो अगर मैं बोलूं कि ये हमारी पूरी की पूरी दुनिया है, ये हमारा 2% हॉटस्पॉट वाला इलाका है और ये हमारा 2% ऐसा इलाका है जिसमें कुछ भी नहीं है,
आप मुझे बताइए, अगर आपको उतनी ही मेहनत करनी है, अगर आप 1000 लोगों की फौज लेकर के यहां पर जा रहे हैं और 1000 लोगों की फौज लेकर के यहां पे जा रहे हैं, किसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इलाके ए में या फिर इलाके बी में? फटाफट बता दीजिए मेरे दोस्त, पोल को मार्क कर दीजिए। अगर ये इलाका ए है, ये भी आपका लैंड का 2% पार्ट है। अगर आप किसी जमीन में घूम रहे हैं, किसी खेत पे घूम रहे हैं और उसका एरिया इस दूसरे वाले खेत के एरिया के बराबर है, तो मेहनत तो आपको बराबर करनी पड़ी। घूमी घूमी तो आप सेम कर रहे हो, लेकिन यहां पर घूमी घूमी करके आपको ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं आप। यहां पर आपको कोई फायदा नहीं है, यहां पर आप नंबर ऑफ स्पीसीज को कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं, यहां पर कोई रहता ही नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला, है ना, ए वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी खूब सारी स्पीसीज हैं और यूनिक स्पीसीज है, तो आपको 2% एरिया, आप में इतना दमखम है कि आप 2% एरिया को ही क्या कर पाओ, कंजर्व कर पाओ। तो आप रैंडमली किसी भी 2% एरिया में भाग जाओगे? नहीं, आप ऐसे एरिया में भागो जहां पर ज्यादा आपको आउटपुट मिले। अगर समझ लीजिए आपके पास 2 घंटे हैं, दिन के 2 घंटे हैं, आपको कहा जाए कि इन 2 घंटों में आपके पास 2 ऑप्शन है, इनमें से एक काम करना है, या तो 2 घंटे इंस्टाग्राम चला लो या 2 घंटे भैया पढ़ाई कर लो। तो आप क्या करोगे? आउटपुट कहां से आएगा? है तो 2 घंटा ही, लेकिन क्या करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्या करने से आप ज्यादा एफिशिएंट रह पाओगे? पढ़ाई करने से। इंस्टाग्राम चलाने के बाद आप और कोई काम नहीं कर पाओगे, इनफैक्ट आप ज्यादा डिस्टर्ब्ड ही फील करोगे, मेंटली डिस्टर्ब्ड फील करोगे। तो मेरे भाई, अगर आपके पास बराबर ही टाइम है तो आप सही जगह लगाओ ना, गलत जगह क्यों लगा रहे हो? सिमिलरली आपके पास बराबर लोग हैं तो आप उन्हें सही जगह भेजो ना, गलत जगह क्यों भेज रहे हो, है ना? दिस इज कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है 95%, क्या बात है दोस्त, कमाल कर दिया। इसीलिए इन हॉटस्पॉट पे जाकर के आपको क्या करना चाहिए? रिसर्च करनी चाहिए। तो यहां पर मैं एक बात लिखवाने वाला हूं, उसको बहुत गौर से सुनना। सिंस वी हैव लिमिटेड वर्कफोर्स of taxonomists, since we have limited workforce of taxonomists, we will try to utilize them better। हमारे पास बहुत कम लोग हैं काम करने वाले टैक्सोनॉमिस्ट, तो हम लोग चाहेंगे वो सही दिशा में काम करें, सही बढ़िया तरीके से काम करें, राइट? देयरफॉर we will explore biodiversity hotspots। biodiversity hotspots करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को छान मारेंगे, इनको हम ढूंढेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की खास बात क्या है? दैट दे कवर less than 2% area of earth, less than 2% area of earth, but harbor more than 30% species। लेस देन 2% एरिया ऑफ लैंड ये कवर करते हैं, पर 30% से ज्यादा स्पीसीज यहां पर पाई जाती हैं और यूनिक स्पीसीज यहां पर पाई जाती हैं। तो आपके पास अगर इतने ही लोग हैं जो 2% इलाके पे काम कर पाए, तो हम वो 2% इलाका कौन सा उनको छानने के लिए कहेंगे, कौन सा इलाका एक्सप्लोर करने के लिए कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है, यहां पे सबसे ज्यादा स्पीसीज रहती है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, बहुत जरूरी चीज, कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का नंबर कितना है? नंबर ऑफ हॉटस्पॉट्स। पहले 1900 से 2000 के बीच में अगर आप देखें तो ओल्ड हॉटस्पॉट्स जो थे, पहले जो हॉटस्पॉट्स थे, ओल्ड हॉटस्पॉट्स, ये कितने थे? 25 थे। और अब क्या हुआ? कुछ न्यू हॉटस्पॉट्स भी आपके पास आए, ये कितने हैं आपके? 9 हैं। तो 25 और 9 यानी अब कितने हॉटस्पॉट हो गए भैया जी? अब मिलाकर के कितने हॉटस्पॉट हो गए? 34 हॉटस्पॉट्स हो गए। अगर कोई आपसे पूछ ले कि करंटली आज के दिन में कितने नंबर ऑफ बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट आपके पास है पूरी दुनिया में? 34 हॉटस्पॉट्स है। और इनमें से 34 हॉटस्पॉट्स में से 3 आर इन इंडिया, 3 आर इन इंडिया।
इनमें से 3 जो है ये आपके इंडिया में है। कौन कौन से? पहला वेस्टर्न घाट, जो कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, वेस्टर्न घाट हैज मोर एम्फीबियन डाइवर्सिटी। पहले लेक्चर में पढ़ाया था वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका वाले इलाके में, श्रीलंका से जो टच हो रहा है, ये आपका क्या है? पहला हॉटस्पॉट है। दूसरा हमारा पहाड़ी इलाका, जिसपे आपको रोवल्फिया वोमिटोरिया मिल रहा था, हिमालयन इलाका, हिमालय इलाका, नेपाल से सटा हुआ इलाका, हिमालय इलाका। और आपका तीसरा इंडो बर्मा रीजन, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इंडो बर्मा रीजन, ये आपको देखने को मिलते हैं। ये 3 आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। अगर मैं भारत का एक रफ मैप यहां पे बनाऊं तो ये आपका जम्मू कश्मीर है, यहां पर आपका राजस्थान, यहां पर आपका गुजरात, ये आपके साउथ स्टेट्स हैं, ये यहां पे मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बना रहा हूं, है ना, अरुणाचल प्रदेश और ये सब, ये यहां पे आपका नेपाल भूटान की जगह है, और ये आपका वही जम्मू कश्मीर। दिस इज अ रफ मैप ऑफ इंडिया। तो रफ मैप ऑफ इंडिया में अगर आप देखें तो पहला जो है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, श्रीलंका कहां पर होता है? यहां पर होता है ना, ये आपका भारत के जस्ट नीचे साउदर्न इलाके में पाया जाता है। तो अगर मैं आपको कहूं पहला वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका कहां पर पाया जा रहा है, तो यहां पे पाया जाएगा भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका कहां पर पाया जाएगा? यहां पर पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा सर। ये है आपका फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हिमालय, हिमालय यहां पर पाया जाएगा, हिमालय यहां पर पाया जाएगा, यस सर, ये हिमालय यहां पर पाया जाएगा, ये है नंबर 2। और तीसरा इंडो बर्मा, ये वाला जो रीजन है मेरे भाई, ये वाला जो रीजन है, ये वाला इलाका आपका क्या कहलाता है? इंडो बर्मा रीजन कहलाता है। तो मैं इसको बढ़िया तरीके से क्या कर देता हूं? लेबल कर देता हूं। ये वाला जो इलाका है, ये आपका क्या कहलाता है? इंडो बर्मा इलाका कहलाता है। दिस इज नंबर 3 हॉटस्पॉट। तो आपके तीनों के तीनों हॉटस्पॉट जो आपने यहां पर लिखे हैं, ये भारत के मैप पे आप ऐसे दिखा सकते हैं। दिस इज वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ये आपका हिमालयन रीजन, और ये इंडो बर्मा रीजन, ये 3 आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। तो इस स्लाइड में मैंने आपको स्पेसिफिकली क्या बताया? गौर से सुनिए। मैंने आपको बताया कि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ लोग हैं काम करने के लिए, तो आप पूरी दुनिया की एक लिमिटेड जगह को ही कंजर्व कर सकते हैं। समझ लीजिए आपके पास इतने ही लोग हैं जो 2% लैंड एरिया को कवर कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से उसको कंजर्व करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो आप रैंडमली उनको किसी भी 2% लैंड एरिया में नहीं भेज देंगे, आप उन्हें भेजेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में। तो पहले 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे, इनमें आपके 9 और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऐड कर दिए गए। आज के दिन में 34 यानी 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पूरी दुनिया के अंदर हैं, जिसमें से 3 भारत में हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भारत 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। किस किस को ये बात याद है? मैंने आपको डे 1 पे ही बताया था कि भारत उन 12 देशों में है जिसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो अगर आप देखें तो 34 हॉटस्पॉट में से 3 यानी लगभग 10% के आसपास हॉटस्पॉट्स भारत में हैं। तो हमारा जो देश है ये बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी केटर करके बैठा हुआ है, इसलिए यहां पर भी कई सारे हॉटस्पॉट्स हैं, यहां पर भी हम अच्छी खासी स्पीसीज का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई? यस। आइए एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हम लोगों ने पढ़ी, जिससे कि थोड़ा आइडिया हमको और क्लियर हो जाए। फिर हम एक्स सिटू इन सिटू को पढ़ेंगे। भाई अगर कोई जानवर है, कोई प्लांट है, उसको आप उसी के घर में प्रोटेक्ट कर सके, उसी के इलाके में प्रोटेक्ट कर सके, इसे इन सिटू या ऑन साइट कंजर्वेशन कहा जाता है। लेकिन अगर आप उसे उसके इलाके से बाहर निकाल रहे हैं, समझ लीजिए मैं एक जानवर हूं और मुझे मेरे इलाके से ही प्रॉब्लम है, यहां मैं अकेला बचा हुआ हूं और आसपास के जो लोग हैं ये मुझ पर हमला करना चाहते हैं, तो मुझे इस इलाके से ही बाहर निकालना पड़ेगा, किसी सेफ इलाके में ले जाना पड़ेगा। तो इसे एक्स-सिटू या ऑफ साइट कंजर्वेशन कहा जाता है। तो मेरे दोस्त, दुनिया में अब आप जो है क्या चाहते हैं कि बायोलॉजिकल वेल्थ भी हमारी कंजर्व होती रहे और हम डेवलपमेंट भी करते रहे, और दोनों चीजें जरूरी है, विकास भी जरूरी है लेकिन इन स्पीसीज का कंजर्वेशन भी जरूरी है। तो आपको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि आप कंजर्वेशन पे भी ध्यान दें और ऐसे इलाके जो बायोडाइवर्सिटी जहां पर कम है उन इलाकों में विकास भी करते रहें, आप क्या करते रहें? डेवलपमेंट भी करते रहें। तो ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बहुत हाई नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं, खूब सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, एंड एंडेमिज्म भी पाया जाता है, यानी ऐसी स्पीसीज जो बहुत ज्यादा यूनिक हैं, जो एक पर्टिकुलर इलाके में ही पाई जाती हैं, ऐसे इलाकों को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहते हैं। पहले सिर्फ 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे पूरी दुनिया में, लेकिन अब जो है आपके 9 और हॉटस्पॉट जोड़ दिए गए हैं। तो टोटल आपके 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इस दुनिया में हो चुके हैं।
और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये जो है हॉटस्पॉट्स, ये दुनिया के लैंड सरफेस का लेस देन 2% इलाका सिर्फ घेरते हैं, लेकिन इनमें 30% से भी ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। और अगर आप देखें तो 3 हॉटस्पॉट तो हमारे भारत देश में ही देखने को मिलते हैं। पहला आपका वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वेस्टर्न साइड में आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिला, नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको इंडो बर्मा रीजन देखने को मिला, जो मैंने आपको बना करके दिखाया था, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय वगैरह की साइड, एंड देन आपका हिमालय रीजन नॉर्दर्न साइड में आपको देखने को मिला। इन सब में मिला करके कलेक्टिवली आपका 30% से भी ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है। तो इनको हम लोग कंजर्व करेंगे तो 30% स्पीसीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, कंजर्व हो जाएंगी। अब हम बढ़ेंगे इन सीटू कंजर्वेशन की तरफ, देन एक्स सीटू कंजर्वेशन की तरफ। यहां तक क्लैरिटी है? एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज फटाफट बता दीजिए, क्या यहां तक हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को क्लैरिटी है? क्या हम इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं? यस और नो? फटाफट बताइए दोस्त, क्या हम इन सीटू एक्स सीटू पे बढ़ सकते हैं? यस। अब इनके बारे में ना बहुत ज्यादा डिटेल एनसीईआरटी में है नहीं, पर फिर भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ रहे होंगे। आराम से मेरी बात को सुनिएगा और आराम से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले देखिए, आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए इनका नंबर काफी कम है। सिर्फ 14 ही बायोस्फीयर रिजर्व आपको भारत में देखने को मिलते हैं। नेशनल पार्क थोड़े और आपके इससे छोटे होते हैं, तो इनका नंबर अच्छा खासा है। और आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थोड़ी और छोटी हैं, तो इनका नंबर बहुत ज्यादा है। इनको आसानी से किसी भी शहर में लगाया जा सकता है, तो इनका नंबर और ज्यादा हो जाता है। भाई कोई छोटी चीज है तो वो ज्यादा जगहों पर देखने को मिलेगी, कोई चीज आसानी से मिल सकती है तो ज्यादा जगह देखने को मिलेगी, कोई चीज बहुत बड़ी है तो बहुत कम जगह देखने को मिलेगी, इट विल बी मोर रेयर। तो सबसे पहले मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताता हूं। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, इसमें आपके 3 गोले आपको बनाने होंगे, 3 गोले बनाने होंगे। और ये 3 गोले क्या दर्शा रहे हैं? ये दर्शा रहे हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व के 3 जोन्स। आराम से देखिएगा। पहला जो जोन है ये है आपका कोर जोन, ये आपका कोर जोन। दूसरा जो आपका जोन है इसे कहते हैं बफर जोन, और तीसरा जो है इसे कहा जाता है ट्रांजिशन जोन। इनके नाम से ही आपको काफी सारी बातें पता लगेंगी, एक एक करके समझते हैं। कोर जोन मतलब ऐसा जोन जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज एकदम इनहिबिटेड होती हैं, एकदम प्रोहिबिटेड होती हैं। यहां पर आप कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते, यहां पर आदमी जो है अपने कारनामे नहीं दिखा सकते, यहां पर कोई दुकान लगा के नहीं बैठ सकता, बीड़ी नहीं बेच सकता। यह है कोर जोन। नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। यहां पे सिर्फ जो आपको प्रोटेक्ट करने हैं प्लांट और एनिमल्स वही रहते हैं। आप यहां पर जाकर के ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब सर, ह्यूमन एक्टिविटी मतलब अगर मुझे अपने गाय भैंसों को चराना है तो मैं इस इलाके में नहीं जाऊंगा। अगर मुझे दुकान लगानी है, चाय की टपरी लगानी है, इस इलाके में नहीं जाऊंगा। अगर मुझे यहां से फूल कलेक्ट करने हैं, फल कलेक्ट करने हैं, कुछ भी कलेक्ट करना है, जंगल से कुछ भी उठाना है, मैं इस इलाके में नहीं जा सकता। इस इलाके में जाने पे प्रतिबंध है। मतलब मैं जा सकता हूं लेकिन मैं कुछ इलीगल नहीं कर सकता, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। यहां पे जानवर और प्लांट्स बहुत प्यार से रहते हैं, मैं कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहां नहीं करूंगा। घास काटने पहुंच गया है ना, पेड़ों से गम लेने पहुंच गया, मसाले तोड़ने पहुंच गया, तो मेरे को भी तोड़ देंगे वहां पे पुलिस वाले पकड़ के। ये कोर जोन है, यहां पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका बफर जोन। बफर जोन क्या होता है सर जी? बफर जोन मतलब लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, है ना। सम ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, एक्टिविटीज आर अलाउड। यानी मैं अपने गाय भैंसों को यहां पर ग्रेजिंग वगैरह के लिए कभी कभी ला सकता हूं, परमिशन के साथ में ये सारे काम कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं। और ट्रांजिशन जोन मतलब यहां पे चाय की टपरी लगा सकता हूं, होटल वोटल होंगे। अब भैया कोई आपका अगर बायोडाइवर्सिटी रिजर्व देखने आ रहा है, बहुत दूर से बायोस्फीयर रिजर्व देखने आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अगर इतनी दूर आ रहा है तो उसको खाने पीने का सामान भी चाहिए, रुकने के लिए होटल भी चाहिए। तो यहां पर क्या है, कमर्शियल एक्टिविटीज कैन अकर। पैसा कमाने के लिए यहां पर लोग आ सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी जोन आप इसको कह सकते हैं। भाई समझ लीजिए, आप किसी अच्छे स्थल पे गए, आप किसी मंदिर में गए, अगर आप अपनी फैमिली के साथ प्लान बना करके किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो उस जगह रुकेंगे भी। जैसे अगर लेट्स से अगर आज के दिन में मैं अयोध्या चला जाऊं
तो वहां पे मेरा कोई जानकार तो है नहीं, तो मुझे होटल में भी रुकना पड़ेगा, है ना। उसके बाद मुझे ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, मुझे अगर मंदिर तक पहुंचना है तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा शहर है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको कम्यूट भी चाहिए। तो वो सारी जो चीजें हैं, और मंदिर के आसपास भी लोग आपको मिलेंगे, कोई फूल बेच रहा होगा, है ना, कोई आपका प्रसाद बेच रहा होगा, तो ये सारी चीजें जो है इसके आसपास भी होती हैं। लोगों को खाने पीने की चीजें भी चाहिए, टहलने की चीजें भी चाहिए, है ना, किसी को कुछ भी चाहिए हो सकता है, स्टे करने की जगह भी चाहिए, किसी को व्हीकल चाहिए हो सकता है, ये सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी कमर्शियल एक्टिविटी जोन में। तो एक बहुत बड़ा इलाका होता है बायोस्फीयर रिजर्व, इसीलिए पूरे भारत में ये सिर्फ 14 है, और आपका 3 प्रकार का यहां पर आपको रीजन देखने को मिलता है। कोर जोन जहां पे आदमी की कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, बफर जोन थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर सकता है, पैसा नहीं कमा सकता, थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर सकता है, मतलब उस जंगल की चीजों को इस्तेमाल कर सकता है थोड़ा बहुत परमिशन के साथ। बाहर वाले इलाके में ट्रांजिशन जोन में आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। ये आपको देखने को मिला बायोस्फीयर रिजर्व। याद कैसे करें, बायोस्फीयर, स्फीयर बना देंगे। स्फीयर क्या होता है, गोला। तो 3 गोले हमने जिस चीज को समझने के लिए बनाए थे वो क्या थी, बायोस्फीयर रिजर्व। बात समझ में आई? यस सर, बात समझ में आई। 448 है, यस सर 448 है मेरे दोस्त, गलती से 445 लिखा गया, माफी चाहूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे जब यहां तक पहुंचते तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता, पर कोई बात नहीं। अभी आए नेशनल पार्क पे। नेशनल पार्क, खुद बताइए मेरे दोस्त, आप खुद बताइए, अपने घर के आसपास क्या आप किसी भी पार्क में गए हैं आज तक? यस सर, हम पार्क में जाते हैं, टहलने जाते हैं। क्या उस पार्क में आपको एनिमल्स मिलते हैं? क्या गिलहरियां मिलती हैं? क्या चिड़िया मिलती हैं? क्या डॉग्स घूम रहे होते हैं? गाय भैंसे घूम रही होती हैं? यस। अब ये एक बड़े लेवल का पार्क है, नेशनल पार्क है, तो नेशनल लेवल के एनिमल्स यहां पर घूम रहे होते हैं। शेर भी घूमेगा, चीता भी घूमेगा, हर कोई घूमता रहेगा। और पार्क में आपको पेड़ पौधे, घासें, फूल पत्तियां भी दिखती हैं। तो ये जो पार्क है मेरे दोस्त, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पे आपको प्लांट्स प्लस एनिमल्स दोनों देखने को मिलते हैं। प्लांट्स प्लस एनिमल्स दोनों देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया कि भाई पार्क तो आप जाते ही हो, वहां पे एनिमल तो आप खुद ही हो, और प्लांट भी आपको देखने को मिलते हैं। तो पार्क में प्लांट और एनिमल्स आपको दोनों देखने को मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो नेशनल पार्क है, इट विल बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। इट विल बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट इसकी देखरेख करती है। गवर्नमेंट यहां पर डिसाइड करती है कि कितने जानवर रहेंगे, कौन सा जानवर आपको और लाना चाहिए, एंड सो ऑन, है ना। और ये सारी चीजें आपकी होती रहती है। तो यहां पर यूजुअली आप एक ही इलाके में प्रोटेक्शन कर रहे हो, इन सीटू कंजर्वेशन कर रहे हो, तो उसी इलाके के जानवर रहते हैं, बट स्टिल आप कुछ जानवर और ऐड कर सकते हो, उनकी ब्रीडिंग भी करवा सकते हो। ये सारी चीजें गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंडर होती है। ये 2 चीजें आपने पढ़ी, है ना। एक तो गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती है, और पार्क में आपको एनिमल प्लांट दोनों देखने को मिलते हैं, तो यहां हो जाएगा। प्लस इसमें क्या हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट भी हो सकता है। मॉन्यूमेंट में ऑल्सो इंक्लूडेड। मॉन्यूमेंट क्या होता है सर, कोई ऐसा इलाका है जो देखने लायक है, कोई ऐसी बिल्डिंग है जो देखने लायक है, कोई ऐसा पुराना मंदिर बना हुआ है जो देखने लायक है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो देखने लायक है, तो उसको आप क्या करोगे, नेशनल पार्क के अंदर रख सकते हो, जिससे लोग भी वहां पर आने के लिए आकर्षित होते रहे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो पार्क से सीधा याद आ गया, एनिमल्स और प्लांट्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ से क्या समझ में आया कि वाइल्ड एनिमल्स यहां पर देखने को मिलेंगे, है ना। प्लांट्स तो आसपास हर जगह पर होते हैं, पर मेन फोकस हमारा क्या है कि हम वाइल्ड एनिमल्स की यहां पर रक्षा करें। एक ऐसा इलाका जहां पर वाइल्ड एनिमल्स रहते थे, छोटा सा इलाका, उसको हमने क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसको गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज दोनों क्या कर सकती हैं, रेगुलेट कर सकती हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट रेगुलेशन भी हो सकती है या प्राइवेट रेगुलेशन भी हो सकती है। गवर्नमेंट या प्राइवेट रेगुलेशन हो सकती है ना। और नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड एनिमल्स यहां पर रखे जाएंगे। यानी पहले तो इन तीनों के बीच में एक और बार फर्क समझिए। मैंने आपको सबसे पहले बताया, सबसे पहले आपका बायोस्फीयर रिजर्व, नाम में क्या है, स्फीयर, तो मैं 3 गोले बना दूंगा, 3 स्फीयर बना दूंगा। सबसे अंदर वाला गोला सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड रहता है। आपके घर में सबसे कीमती चीज क्या है, आपकी तिजोरी, है ना। हो सकता है उस तिजोरी में आपकी किताबें ही रखी हो आज के दिन में, कल को उस तिजोरी में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्त वो जो तिजोरी है वो सबसे अंदर रखी जाएगी, गेट के बाहर तो रखोगे नहीं, है ना। और उसके बाद कोर जोन, जहां पे एकदम स्पेसिफिक जिन एनिमल प्लांट्स की आप प्रोटेक्शन करना चाहते हो ये रहेंगे। कोई ह्यूमन एक्टिविटी यहां पर अलाउड नहीं होगी, कोई अपने गाय भैंसों को लेकर के यहां पर घास चराने नहीं आ जाएगा। फिर एक बफर जोन है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी, बफर का मतलब ही होता है हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है,
जैसे आप केमिस्ट्री में बफर पढ़ते हो ना, तो पीएच ऊपर नीचे करने के लिए काम आते हो, बैलेंस करने के लिए काम आते हैं। बफर मतलब थोड़ा बहुत चल सकता है, हल्की फुल्की ह्यूमन एक्टिविटीज चलेंगी। और ट्रांजिशन जोन मतलब खूब अपनी दुकान लगाओ, खूब अपना बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बायोस्फीयर रिजर्व में आने वाले लोग होंगे वो आपकी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सिर्फ 14 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में आज के दिन में है। दूसरा है नेशनल पार्क। तो मेरे भाई यहां पर प्लांट और एनिमल दोनों मिलेंगे। नेशनल लेवल का है, तो यहां पर नेशन की जो गवर्नमेंट होगी वही इसको क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ यानी वाइल्ड एनिमल्स को यहां पर प्रोटेक्शन मिलेगी। ये आपके कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, नंबर देखो खूब सारा है, ये आपके कंपैरेटिवली छोटे होंगे साइज में, तो यहां पर प्राइवेट एजेंसीज भी इनको कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। यहां तक बात समझ में आई या नहीं, फटाफट बताइए। सर ये तो 10th में था, बिल्कुल था भाई, यस है ना। छोटी क्लासेस में भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो बताए ही जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं इन सीटू कंजर्वेशन की, इसे कहा जाता है सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव, सेक्रेड मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारी आस्था, जिससे हमारा विश्वास जुड़ा हुआ हो, उस चीज को हम लोग सेक्रेड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि तुलसी में एक भगवान को देखते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ में एक भगवान को देखते हैं। आपके लिए वो जो पेड़ हो गए है ना, वो जो पौधे हो गए, वो बहुत सेक्रेड हो गए। उनके साथ आपकी आस्था, आपका विश्वास जुड़ा हुआ है। और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जब मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम मैंने क्रैक किया था, तो हमें एनसीबीएस बुलाया गया था, है ना। तो एनसीबीएस हम लोग गए थे, मानेसर में बैठे हुए थे, और वहां पे एक मेरा दोस्त बना, बहुत अच्छा दोस्त है, एंड वो बिश्नोई समाज से बिलोंग करता है। एंड हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं बिश्नोई समाज के बारे में। तो हमारा पहले एक चैप्टर हुआ करता था एनवायरमेंटल इश्यूज, उसमें बिश्नोई मूवमेंट के बारे में बता रखा है। तो मैं बहुत ईगर था कि कभी मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो कि मुझे इस चीज के बारे में बहुत डेप्थ में बता सके, तो मैं उससे पक्का जानना चाहूंगा। तो हमारे इंटरव्यू में बहुत टाइम था, मतलब हम दोनों के नाम जो थे बहुत लेट आ रहे थे। मेरा नाम वी से शुरू है, उसका नाम योगेश था, तो वो वाई से शुरू था। तो हम दोनों को पता था भाई आराम से हमको दोपहर के 3-4 बजे तक बैठना है। 10 बजे हम लोग इंटरव्यू के टाइमिंग पे आकर के अपना जो है पंच इन कर चुके हैं, हमने अपना नाम लिखवा दिया है, साइन कर दिया है। अब हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, इंटरव्यू की तैयारी किसी को करनी नहीं होती। तो अल्टीमेटली हम लोग जो है बातें करने लग गए, और उसने मुझे बिश्नोई समाज के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जो मैं हमेशा से जानने के लिए उत्साहित था। उन्होंने बताया कि नेचर को वो अपनी फैमिली की तरह देखते हैं। यानी जैसे मेरे घर में एक पेट है, आप जानते हैं चिकलू मेरा पेट है, तो उसको मैं बहुत प्यार करता हूं। ही इज जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर, ही इज अ फैमिली मेंबर फॉर मी। लेकिन हम पेड़ों से उतना प्यार नहीं करते। अगर देखा जाए तो मेरे घर में अगर एक गमला है, तो वो गमला अगर सूख जाएगा तो मुझे उतना दुख नहीं होगा, लेकिन चिकलू को कुछ भी हो जाता है तो जान निकल जाती है सारे के सारे परिवार की। यहां पर जो बिश्नोई समाज के लोग हैं ना, ये पेड़ को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना वो अपने पेट को देंगे, जितना अपने आसपास के सारे जीव जंतुओं को देंगे। तो वो जीव जंतुओं को आहत नहीं करते, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, एंड दे ट्रीट एवरी ट्री एज देयर फैमिली। अगर एक पेड़ को भी कोई काटने आ जाता है, कुछ भी नुकसान पहुंचाता है, तो ये लोग अपनी जान लगा देते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो दे आर बाय डिफॉल्ट कंजर्विंग द नेचर। अगर हम लोग बात करें तो ये जो लोग हैं, ये जो आपके कबीलावासी हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट इनके तो डीएनए में है, इनके तो खून में है कि हमको नेचर की रक्षा करनी है। ये जो नेचर है सच में मेरी मां है, ये तो उस विचार के साथ पैदा हुए हैं। तो क्या ये एक तरीके के कंजर्वेशन के टूल्स नहीं हुए? क्या इनकी जो भावनाएं हैं वो अपने आप में ही नेचर को कंजर्वेशन करने के लिए काफी नहीं है? बहुत ज्यादा चीजें हैं भाई, इतने सारे लोग हैं। अगर सब इतने अवेयर हो जाएं, सब नेचर में अपनी फैमिली को देखने लगे, तो मुझे नहीं लगता कोई नेचर को नुकसान पहुंचा पाएगा। तो ये जो सेक्रेट ग्रूव्स हैं, ये एक्चुअल में एक कंजर्वेशन मेथड है, क्योंकि कुछ लोग जो अपने इलाके में रह रहे हैं वो अपने इलाके का खुद ब खुद कंजर्व कर रहे हैं, और वहां से छोटी मोटी चीजें लेते हैं। वो भी फल खाते हैं, वो भी लकड़ियां जुटाते हैं, लेकिन उन ऑर्गेनिजम्स को मरने नहीं देते। दिस इज वेरी श्योर, राइट। तो यहां पर अगर आप देखें तो खासी और जैंतिया पहाड़ियां हैं। खासी और जैंतिया कहां पर? मेघालय में। मेघा को खांसी हो गई है ना। मेघा जैन को खांसी हो गई है, मेघा जैन को खांसी हो गई है। तो आपका खासी और जैंतिया मेघालय में है। अरावली हिल्स कहां है? ये तो सबको पता होगा मेरे दोस्त, अरावली हिल्स है आपकी राजस्थान में। मेरा जो गांव है उसके जस्ट पास अरावली की एक छोटी सी पहाड़ी है। कभी मैं जाऊंगा तो आपको ब्लॉगिंग करके जरूर दिखाऊंगा। वेस्टर्न घाट जो है मेरे दोस्त, अभी आपको बताया था, ये तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो वेस्टर्न घाट जो है आपका लोअर इंडिया में, यहां पर आपका कर्नाटका स्टेट आता है, महाराष्ट्र स्टेट आता है, और भी स्टेट्स आते हैं, लेकिन आपका कर्नाटका महाराष्ट्र बड़े बड़े स्टेट्स है, तो इनका नाम लिखा गया है। एंड सरगुज, चंदा और बस्तर है मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में।
सरगुज, चंदा और बस्तर, ये सारे क्या हैं? सेक्रेड ग्रुव्स हैं। यहां पर कुछ लोग रहते हैं जो ऑटोमेटिकली इन इलाकों की हिफाजत करते हैं। तो मेघा जैन को खांसी हुई है ना, खांसी, और जैन जैंटिया, और ये कहां पाए जा रहे हैं? मेघालय में। अरावली कहां पाई जाएगी? राजस्थान में। वेस्टर्न घाट आपका है ही, उसके अलावा आपका बचा सरगुज, चंदा, बस्तर, ये कहां देखने को मिले? मध्य प्रदेश में। ये चार ऐसी चीजें हैं जो सेक्रेड ग्रुव है। ये आपके सारे के सारे इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन हुए, हाँ या ना? फटाफट बताइए। आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान। मेरे पिताजी जो हैं वो राजस्थान के हैं, मेरी मम्मी हरियाणा की है, तो मैं दोनों जगह का हूं, मुझे कहीं का भी मान सकते हो। वोटर आईडी मेरी राजस्थान की है ना। आप बोलोगे कि अरे सर आप तो हरियाणा में चुनाव थे, आप तो वोट ही डालने नहीं गए। मेरा हरियाणा का वोटिंग है ही नहीं आईडी मैं राजस्थान का हूं, उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा वोट जो है वो राजस्थान में पड़ता है ना। तो यहां पर ये जो सारी की सारी चीजें हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा है तो इसका नंबर काफी कम है, दैट इज 14। फिर आपका जो नेशनल पार्क है ये थोड़े से छोटे हैं तो इनका नंबर थोड़ा और बढ़ जाता है, 90 के आसपास, और 450 के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और ये आपके कुछ सेक्रेट ग्रुव्स हैं, 4 एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं। खासी और जैंतिया आपके मेघालय में, उसके अलावा अरावली हिल्स इन राजस्थान, आपका वेस्टर्न घाट, एंड उसके अलावा सरगुज, चंदा, बस्तर इन मध्य प्रदेश। यहां तक अगर लिख लिया है तो तारा रारा कर दीजिए इन द चैट सेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बायोस्फीयर रिजर्व की ये वाली चीज। नेशनल पार्क, तो पार्क में आपको एनिमल प्लांट्स दोनों देखने को मिलते हैं, तो दोनों चीजें मिलेंगी। नेशनल पार्क बड़े लेवल की चीज है, नेशनल लेवल की, तो गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट ही इसको क्या करेगी? रेगुलेट करेगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, तो आपका इसको क्या करेगी? गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लीड कर सकती है। और वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड एनिमल्स को यहां पे प्रोटेक्ट किया जाएगा उन्हीं के इलाकों में। तारा रारा, यस यस यस, क्या बात है दोस्त। आइए सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी के दर्शन करा देता हूं। इन सारी बातों को मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूं। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपके कितने हैं? नंबर इनका कम है क्योंकि बड़े होते हैं, 14 हैं। नेशनल पार्क कितने हैं? 90 है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? आपकी 448 है ना, और छोटी है तो बहुत ज्यादा नंबर आपको देखने को मिला। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाय डिफॉल्ट अपने आसपास के नेचर को कंजर्व करते हैं। जैसे कि आपका सेक्रेट ग्रुप कहां कहां देखने को मिले? मेघा को खांसी हुई थी, मेघा जैन को, तो मेघालय में आपको देखने को मिलते हैं जैंतिया और खासी नाम की पहाड़ियां। अरावली आपको देखने को मिलती है राजस्थान में, वेस्टर्न घाट कर्नाटका महाराष्ट्र में, और सरगुज, चंदा, बस्तर आपको देखने को कहां मिले? मध्य प्रदेश में ये आपको देखने को मिले। दीज आर योर सेक्रेट ग्रुव्स। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके आते हैं XC2 मोड ऑफ कंजर्वेशन। XC2 मतलब अब किसी चीज को आपने उसके इलाके के बाहर निकाल लिया और अब आप कंजर्वेशन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जूलॉजिकल पार्क, खुद बताइए जूलॉजिकल पार्क में या जू में, नाम के इनिशियल 3 अल्फाबेट देख लीजिए, जू में आप किस चीज को प्रोटेक्ट करेंगे? कोई ऐसा एनिमल है जिसको अपने इलाके में डर लग रहा है, मरने का खतरा है, उसको निकाल करके आप एक जूलॉजिकल पार्क में डाल देंगे। जूलॉजिकल यानी थ्रेटेंड एनिमल्स आर कंजर्व्ड, थ्रेटेंड एनिमल्स आर कंजर्व्ड, और यहां पर इनको अच्छे से ब्रीड कराया जाता है, अच्छा खासा खाना पीना दिया जाता है, इनका अच्छे से ख्याल रखा जाता है। दिस इज जूलॉजिकल पार्क। बोटेनिकल गार्डन नाम में ही आ गया, बोटेनी, हम क्या पढ़ रहे हैं? बोटनी ही तो पढ़ रहे हैं। तो यहां पे थ्रेटेंड प्लांट्स को, जिनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, उनको जड़ समेत उखाड़ करके आपने यहां पर रख दिया। थ्रेटेंड प्लांट्स आर कंजर्व्ड, करेक्ट है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सफारी पार्क है ना, यहां पर आपके जानवर हैं, कई सारे जानवर हैं। वाइल्ड का मतलब अगेन वाइल्ड एनिमल, और सफारी आप सभी जानते होंगे कि सफारी क्या है? टाटा सफारी गाड़ी है। तो यहां पर आप गाड़ियों में, जीप में बैठकर जाते हैं टोपी लगा करके। कई सारे ऐड, कई सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि टोपी लगा करके खुली जीप में लोग बैठे रहते हैं। अंदर एक पिंजरा होता है, एक केज बनी हुई होती है ना, उसके चारों ओर स्टील की दीवारें होती हैं जिसके बीच में खांचे बने हुए होते हैं। तो आप वो जो स्टील की वायर वाली दीवार है उसके आर पार बाकायदा देख सकते हैं कि जानवर क्या कर रहे हैं। तो जानवर अपने इलाके में मस्त घूमते रहते हैं और आप बाहर गाड़ी घुमा घुमा कर देखते रहते हैं कि हाँ भैया चीता वहां चल रहा है, शेर यहां चल रहा है, भालू यहां बैठा हुआ है, आप आराम से उनको देख सकते हैं। तो सफारी गाड़ी में बैठ करके, है ना,
जीप रोटेशन कैन बी डन। जीप में बैठ करके, गाड़ी में बैठ करके, सफारी में बैठ करके आराम से अगर आप वाइल्ड एनिमल्स को देख रहे हैं एक छोटे से इलाके में, तो इसे कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। एंड उसके अलावा आता है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या ये शब्द कहीं देखेला लगता है मेरे दोस्त? क्रायो प्रिजर्वेशन मैंने आपको बताया था इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर 12th क्लास सिलेबस, एंड उस चैप्टर का नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या था? क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब यह था -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पे आप कई चीजों को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कई चीजों को क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं। समझ लीजिए कोई प्लांट है, उस प्लांट के सीड को मैं कंजर्व कर लूंगा, यस, लिक्विड नाइट्रोजन में रख दूंगा, कभी उस सीड को उगाने का मन किया तो उगा दूंगा। क्या मैं इसके पॉलन को कंजर्व कर लूंगा, जो कि आप चैट सेक्शन में लिख रहे हैं? यस सर, कंजर्व कर लूंगा। क्या मैं इसके टिश्यू को कंजर्व कर लूंगा टिश्यू कल्चर के लिए? क्या मैं इसके टिश्यू को कंजर्व कर लूंगा फॉर कल्चर? कभी मैं एक प्लांट का टुकड़ा लेकर के आया था एक जंगल में से, उसको मैं इस्तेमाल कर लूंगा? यस सर, इस्तेमाल कर लूंगा। एंड अगर आप एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स के मैं गैमीट्स स्टोर कर सकता हूं, ओवा और स्पर्म कर सकता हूं। क्या मैं इनका टिश्यू रख सकता हूं? टिश्यू रख सकता हूं। क्या मैं इन गैमीट्स का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा सकता हूं? इन विट्रो मतलब अभी आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ ली होगी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ टेक्निक के बारे में आपने पढ़ा होगा कि फीमेल का गैमीट लो, मेल का गैमीट लो और टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराओ, जाइगोट बनाओ। तो ये सारी चीजें जो है ये आउटसाइड द बॉडी होती हैं, आउटसाइड द बॉडी, यानी XC2। तो आप किसी भी चीज को बाहर लेकर के आ रहे हैं जंगल से, चाहे कोई प्लांट का मटेरियल हो, चाहे कोई एनिमल का मटेरियल हो, या फिर आप किसी एनिमल को बाहर ला करके एक जू में रख रहे हैं या थोड़े से बड़े इलाके में रख रहे हैं जहां पर लोग घूम घूम कर उस गार्डन में लोगों को देख सके, जानवरों को देख सके, तो ये है आपके XC2 मोड ऑफ कंजर्वेशन, जिसमें जूलॉजिकल पार्क यानी आप एनिमल्स को रख सकते हो, बोटेनिकल गार्डन यानी आप क्या कर सकते हो? प्लांट को रख सकते हो, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क यानी वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि जंगल जैसे एक एटमॉस्फेयर में ही घूम रहे हैं और उनको आप सफारी गाड़ी में बैठ करके देख सकते हो। बकायदा आप यहां पर टिकट लेकर के जा सकते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में। एंड देन आपका क्रायो प्रिजर्वेशन यानी प्लांट या एनिमल मटेरियल जो आपने जंगल से निकाला है उसको आप क्या कर सकते हो? कंजर्व कर सकते हो। हाँ या ना? यस, हाँ या ना? फटाफट बता डालिए मेरे दोस्त। यहां तक की बातें क्लियर हैं? XC2 कंजर्वेशन क्लियर है? चारों के चारों मेथड जनरल बातें हैं, एकदम सिंपल बातें हैं, जनरल बातें, बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें है ना, मगर मोटी मोटी बातें मेरे भाई, काम की बातें हैं, ये पेपर में पूछी जाती हैं। देखिए, थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स जिनको अपने इलाके में ही थ्रेट है, मरने का खतरा है, खत्म होने का खतरा है, इनको अपनी नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल कर लाना पड़ता है और इन्हें एक स्पेशल एनवायरनमेंट में, एक सेफ एनवायरनमेंट में, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, स्पेशल केयर के अंदर रखना पड़ता है। जैसे बोटेनिकल गार्डन में आप प्लांट को रखेंगे, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में आप वाइल्ड एनिमल्स को रखेंगे, है ना, जूलॉजिकल पार्क में आप कई सारे एनिमल्स को रख सकते हैं। आप अगर एनिमल के गैमीट्स की बात करें, प्लांट के गैमीट्स की बात करें, तो इनको भी आप रख सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से सेव करके, है ना। आप अलग अलग एनिमल्स के एग्स ला सकते हैं और इन्हें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से फर्टिलाइज भी करा सकते हैं। आप प्लांट का भी कोई टुकड़ा काट करके ला सकते हैं और टिश्यू कल्चर मेथड से आप क्या कर सकते हैं? इनको बाद में बड़ा कर सकते हैं। सीड बैंक भी आप बना सकते हैं, पॉलन बैंक भी आप बना सकते हैं, सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब 2 समिट हुए थे जिनके आपको सिर्फ नाम और डेट याद रखने हैं। सबसे पहले अर्थ समिट और फिर आपका वर्ल्ड समिट। ई और डब्ल्यू में से सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आया, खुद बताइए। आपका अल्फाबेट है ई और डब्ल्यू, पहले कौन आया, ई या डब्ल्यू? चैट सेक्शन को भर डालिए। अब इससे टुच्चा सवाल मैं क्या ही पूछूं आपसे, है ना। ए बी सी डी ई तो सबको आता है, ए बी सी डी ई पहले आ गया, है ना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू बाद में आया। तो अर्थ समिट जो है ये पहले हुआ था 1992 में और वर्ल्ड समिट इसके बाद हुआ था सन 2002 में, इसके 10 साल बाद। तो स्टूडेंट्स को क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है, पर कंफ्यूजन की जरूरत है ही नहीं। 2 ही चीजें हैं जिनका नाम एक जैसा है, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट। तो यहां पर देखिए, आपका जो अर्थ समिट हुआ ये कहां हुआ, रियो डी जेनेरो में हुआ।
है ना, और आपका कब हुआ 1992 में। और इसके बाद जो वर्ल्ड समिट हुआ, डब्ल्यू बाद में आ रहा है, यह आपका जोहान्सबर्ग में हुआ साउथ अफ्रीका में, और आपका 190 कंट्रीज ने यहां पर पार्टिसिपेशन किया कि हम बायोडायवर्सिटी की रक्षा करेंगे, और आपका यह कब हुआ 2002 में हुआ, राइट। तो अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट, ये आपको देखना था। मैं एक बार इसको आपको अच्छे तरीके से लिखवा देता हूं और फिर काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं। अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट, आराम से देखिए। अर्थ समिट, ई पहले आता है, ई पहले आता है मेरे भाई। तो ये आपका कब अर्थ समिट हुआ, 1992 में। और कौन से देश में हुआ ये, रियो डी जेनेरो में हुआ, करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका वर्ल्ड समिट, वर्ल्ड समिट कब हुआ, ई के बाद आता है डब्ल्यू, तो 10 साल बाद हुआ, 2002 में हुआ। एंड यहां पर ये कहां हुआ, साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। और यहां पर पार्टिसिपेट किया 190 कंट्रीज ने, 190 देशों ने, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे विश्व ने ही यहां पर हाथ मिलाए। 190 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। और इन्होंने कहा, 2002 में ये मीटिंग हुई थी, इन्होंने कहा कि बायोडायवर्सिटी लॉस को हम कम करने की कोशिश करेंगे 2010 तक। 2010 तक बायोडायवर्सिटी लॉसेस को कम करने की कोशिश करेंगे, ये बात हुई थी। तो पहली चीज क्या हुई, पहली चीज आपका अर्थ समिट, जो कि रियो डी जेनेरो में हुआ 1992। 10 साल बाद में अल्फाबेट आ रहा है डब्ल्यू। वर्ल्ड समिट साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने कहा कि 2010 तक हम तोड़फोड़ मचा देंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, पर नहीं कर पाए, वो अलग चीज है ना, ठीक है। ये बातें हैं भाई दुनियादारी की। यहां तक सबको समझ में आया। एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क ये है कि आप एक बार खुद से IUCN की वेबसाइट देखेंगे आज जाकर के, और सब अपडेट करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। IUCN है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो मैंने आपको बताया था, जिसका 2004 का डेटा एनसीईआरटी में गिवन है। इसकी वेबसाइट का एक स्नैपशॉट भी मैंने आपको लगाकर दिखा रखा है। तो इन्होंने कई सारी स्पीसीज पे रिसर्च की है आज तक, जैसे लगभग 1,60,000 स्पीसीज पे रिसर्च की है। इनमें से 45,000 के आसपास इनको ऐसी लगी इनको एक्सटिंक्शन का खतरा है। तो यहां पर छोटी मोटी बातें याद नहीं करना कुछ, इसको सिर्फ आप क्या करेंगे, नॉर्मली इंटरनेट खोल करके सर्फ करेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, कुछ इधर उधर की रैंडम चीजें, कुछ याद नहीं करना है, जस्ट फ्रॉम इंक्विजिटिवनेस पर्पस, कि आपको जानने की इच्छा से इस वेबसाइट को खोलिए। कोई अड़ंग सड़ंग वेबसाइट खोलने से अच्छा है कि हम IUCN की वेबसाइट खोलें और 4-5 चीजें हमको याद हों कि हाँ भाई, रेड पांडा कहां पर पाया जाता है ना, किस देश में कौन सा जो एनिमल है सबसे ज्यादा थ्रेट में है। जैसे कि अभी व्हाइट राइनोसिरोस जो है ये दुनिया से गायब हो चुके हैं, अभी 3 साल पहले की ही बात है ना। तो अल्टीमेटली क्या क्या चीजें हैं जो कि दुनिया में थी, जो कि दुनिया का बायोलॉजिकल ट्रेजर है, जो कि गायब हो रही हैं, ये आप करके बताएंगे, ठीक है। और ये आप आज ही बताएंगे रात तक करके, ये आपका वादा होना चाहिए। दिस इज योर लास्ट होमवर्क। एंड अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रखेगा, फटाफट बताइए भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह है, इफ ए स्पीसीज रिचनेस है और बी एंडेमिज्म, देन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैव। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को हॉटस्पॉट क्यों बोला, वहां पे स्पीसीज रिचनेस ज्यादा थी या कम, एंडेमिज्म यानी खास यूनिक स्पीसीज ज्यादा थी या कम, खुद बताइए। हाई हाई, हाई लो, लो हाई, लो लो, क्या हो जाएगा बताइए यहां पर फटाफट। लो लो हो जाएगा, लो हाई हो जाएगा, हाई लो हो जाएगा, हाई हाई हो जाएगा, हाई हुकू हाई हुकू हाई हाई हो जाएगा यहां पर। क्यों मेरे भाई, आपको अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि ए और बी दोनों चीजें बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में बहुत ज्यादा थी। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसे इलाके थे जहां बायोडायवर्सिटी खूब सारी है, नंबर ऑफ स्पीसीज भी बहुत सारी एंड यूनिक स्पीसीज भी बहुत सारी। फटाफट लिख करके बता दीजिए चैट सेक्शन में भारत के 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के नाम, जिनका ये क्वेश्चन हो रहा है, वो फटाफट लिख के बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा, हाई डिग्री हाई हाई हो जाएगा। यस सर, डॉक्टर बच्चन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यस यस यस, डॉक्टर साहब हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अरे भाई साहब, आज तो कबाड़ा कर दिया है। हाई और लो कैसे हो जाएगा, लो एंडेमिज्म क्या होता है भाई, यूनिक स्पीसीज भी तो ज्यादा ही पाई जा रही थी ना। दुनिया में ऐसे ऑर्गेनिजम्स
जो बहुत खास हैं, जो बहुत कम जगह पाए जाते हैं, वो भी तो हॉटस्पॉट में ही आए। हॉटस्पॉट जहां कुछ खास मिले और जहां ज्यादा स्पीसीज भी मिले, तो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था, बट फिर भी कोई बात नहीं। आइए दोस्त, अगला सवाल, विच वन इज नॉट एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड? इनमें से कौन सा एक्स सीटू कंजर्वेशन का मेथड नहीं है, यानी कौन सा इन सीटू मेथड है, यह पूछा गया है। फटाफट बता दीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मा, एकदम सही भाई। वेस्टर्न घाट को कभी अकेला मत लिखना, श्रीलंका भी लिखना इसके साथ। राइट, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स सीटू कंजर्वेशन? एक्स सीटू में क्या था? अगर आप प्लांट को उनकी नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकालकर ग्रो कर रहे हैं तो ये आपका एक्स हो गया, है ना। क्रायो प्रिजर्वेशन, आप जंगल से कोई प्लांट का या एनिमल का टुकड़ा निकाल कर लेकर आ रहे हैं, गैमीट वगैरह निकाल कर लेकर आ रहे हैं, तो एक्स सीटू। सीड बैंक, सीड लेकर के आ रहे हैं आप किसी प्लांट का, तो ये भी एक्स सीटू। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एज वेल एज सेक्रेड ग्रूव्स, ये चार चीजें क्या थी? आपका इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड था। तो वन सॉन्ग बेबी सॉन्ग लाइक नॉर्मैक्स साउंड इज रिमैक्स हो जाएगा। यहां पर 81% लोगों ने सही कर दिया है, शानदार। अब बताइए 1992 में से इनमें से क्या हुआ था, है ना भाई। वेब सीरीज देखते हो तो हर्षद मेहता स्कैम मत कहना, बस बाकी सारी चीजें ठीक है। बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बतानी है ना, बायोलॉजी के हिसाब किताब से बतानी है यहां पर बातें। अपने पर्सनल ओपिनियंस यहां पर हम लोग नहीं रखेंगे, है ना। विग लगा लीजिए सर। अरे मेरे भाई, मैं घर पे नहीं हूं मैं घर पे नहीं हूं आज। कहीं एंड में बोलो कि चिकलू को बुला लीजिए, दिस इज द ऑफिस सेटअप। आज हम ऑफिस से क्लास ले रहे हैं मजबूरन, क्योंकि मेरा सेटअप खराब हो चुका है, मेरा कंप्यूटर खराब हो चुका है। वो ठीक होगा फ्राइडे को, तब तक मुझे ऑफिस से ही क्लासेस लेनी पड़ेंगी, घर से क्लास अब नहीं ली जाएगी। तो ई और डब्ल्यू में से पहले क्या आता है? अर्थ समिट 1992, और बाद में आता है डब्ल्यू यानी वर्ल्ड समिट आपका 2002। तो अर्थ समिट पूछा है, कहां हुआ था? चैट सेक्शन में भर डालिए एक बार, कहां हुआ था? एक बार आपकी चैट रुक गई है, मैं इसको ऑन कर देता हूं। ओके, अब ऑन हो गई है। तो अर्थ समिट जो है कहां हुआ था आपका? रियो डी जेनेरो में। और वर्ल्ड समिट कहां हुआ था? साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगेन बी फॉर बुरा बच्चन हो जाएगा। 95%, क्या बात है दोस्त, शानदार। हाउ मेनी नेशनल पार्क, आज तक भारत में कितने नेशनल पार्क बने हैं? एनसीईआरटी का डेटा बताना है। जिन जिनका ये क्वेश्चन हो जाए वो मुझे बताएंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिस्पेक्टिवली। पहले इसका नंबर लिखना है, फिर इसका नंबर लिखना है चैट सेक्शन में। जिनका ये आंसर हो जाए वो बताएंगे, बाकी सारे जो है पहले आंसर मार्क करिए। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व कितने थे? बायोस्फीयर रिजर्व का साइज सबसे बड़ा था, तो इसका नंबर सबसे कम था, ये आप मान लीजिए 15 के आसपास थे, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का साइज सबसे छोटा था, तो ये सबसे ज्यादा थी, 450 के आसपास मान लीजिए आप। और बीच में आता है आपका क्या? नेशनल पार्क, तो वो आपके कितने थे? यही नंबर आपने पढ़ा है बचा हुआ, बाकी नंबर्स आपने आज पढ़े ही नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाता है? 90 हो जाता है, और बचा हुआ 14 एंड 448। एकदम सही बात है दोस्तों, गर्दा उड़ा दिया है, क्या बात है, शानदार, लाजवाब। सी फॉर चूरा बच्चन इज द राइट आंसर। 87% लोगों ने तोड़फोड़ मचा दी है, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। हाउ मच % ऑफ अर्थ लैंड एरिया इज कवर्ड व्हेन ऑल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर पुट टुगेदर? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में मिला करके 30% स्पीसीज पाई जा रही थी दुनिया की, लेकिन कितना लैंड एरिया था इसमें? लेस देन 2% या मोर देन 2%? सिर्फ इन्हीं दो में कंफ्यूज हो सकते हो आप। 4% और 8% जैसा तो हम लोगों ने आज कुछ पढ़ा ही नहीं। आप मुझे यह बताइए कि लेस देन 2% या मोर देन 2%? जब मैं पढ़ा रहा हूं तो शब्दों पर गौर करना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा था कि दुनिया के सारे हॉटस्पॉट्स को अगर आप जोड़ दें तो 2% से भी कम इलाका ये कवर करते हैं, लेकिन ये जो है 30% से भी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को केटर कर रहे होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? लेस देन 2% हो जाएगा, लेस देन 2% हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा अपना बच्चन, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। यस, चलो मेरे भाई, 88% लोगों ने सही बता दिया है। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन सीटू कंजर्वेशन? इन सीटू कौन सा नहीं है, यानी एक्स सीटू कौन सा है, यह पूछा गया है। फटाफट बता दीजिए।
इन सीटू कौन सा नहीं है, यानी एक्स सीटू कौन सा है, ये बात है। और बल्कि ऑप्शंस काफी आसान है। अगर वाइल्ड लाइफ में आपको कंफ्यूज कर दूं सेंचुरी में और सफारी में, तो भी आप बता देंगे कि सफारी गाड़ी में बैठ करके आप बाहर जा सकते हैं अपने शहर के, तो इट इज एक्स सीटू, और सेंचुरी जो बच गई वो है इन सीटू, है ना। तो नेशनल पार्क जो है ये है आपका इन सीटू, बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू। इसके अलावा सेक्रेट ग्रोव इन सीटू, आपका बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, एज वेल एज आपका क्रायो प्रिजर्वेशन होगा एक्स सीटू। तो कौन सा आपका एक्स सीटू है? डी फॉर डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर जी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यस सर, इट इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्युटली राइट आंसर। यस 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 86%। क्या बात है दोस्त। ये है आपका लीडर बोर्ड। शिवा, सौम्य, वैभव, राजवीर, आशुतोष, राजीव, मैं कधीर कुमारन, सॉरी भाई जीवेश, स्वास्तिक, सार्थ आर इन टॉप रैंक्स। बहुत अच्छी बात है दोस्त, शानदार, ब्रिलियंट। अब आपके लिए एक छोटा सा संदेश, इसको आराम से सुनिएगा। संदेश ये है कि अब आपके कुछ चैप्टर्स के रिवीजन या समरी लेक्चर्स या माइंड मैप्स रहते हैं, जहां एक एक घंटे के अंदर हम लोग चैप्टर्स को कवर करते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एज वेल एज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का माइंड मैप दे दिया है। आने वाले मंडे और ट्यूसडे को प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर खत्म हो जाएगा। उसके आने वाले मंडे और ट्यूसडे को ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा। यानी 22 तारीख तक आपका 12th क्लास का सारा काम खत्म हो जाएगा। फिर आपके 2 टॉपिक्स रहते हैं नए, इनकी सिर्फ आपको बेसिक रीडिंग करनी है। 2x पे वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। प्लांट ब्रीडिंग का लेक्चर और टिश्यू कल्चर का लेक्चर। ये हो सकता है मैं आपको पहले भी प्रोवाइड कर दूं, लेकिन जानबूझ के मैंने थोड़ा लेट लिखा है, क्योंकि हो सकता है मैं बाकी बैचेस को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूं और आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करने में, रिवीजन लेक्चर्स प्रिपेयर करने में थोड़ा अच्छा खासा टाइम लगाऊं। उसके बाद दिवाली की आप मस्त छुट्टियां बनाइए, छठ पूजा की मस्त छुट्टियां बनाइए, और तब तक अपना बैकलॉग क्लियर कर लीजिए। यहां तक आप बैकलॉग क्लियर करेंगे। और टीम जो है, इन्होंने कहा है, आज मैंने बात की थी कि आपको एक रिवीजन शेड्यूल मिलेगा, क्योंकि बाकी टीचर्स भी रिवीजन कराएंगे। तो 1-2 टीचर्स का और जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको थोड़ी सी यहां मोहलत दे दी है 1 महीने की। तब तक आराम से अपना बैकलॉग क्लियर करिएगा। 1 महीने बाद जब सारे के सारे टीचर्स अपना सिलेबस, लगभग सारे टीचर्स खत्म कर चुके होंगे, तो हम साथ में रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अगर बाकी टीचर्स का सिलेबस नहीं भी हुआ होगा, तो लगभग 11-12 नवंबर के आसपास मैं आपके रिवीजन लेक्चर्स 11th क्लास के पुट करना स्टार्ट कर दूंगा, एक सीक्वेंस में। जैसे आपको एक क्लास में पढ़ाए जाते हैं, सेम उसी सीक्वेंस में। और उसके बाद हो सकता है हम 12th का रिवीजन अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी करा दूंगा, इसमें भी मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। जैसा आप बोलेंगे वैसा हम कर लेंगे। लेकिन 11th का रिवीजन आपको मैंने कराने का वादा किया था, वो भी मैं कराऊंगा। और मेरे को पता है मेरा, मैं आपको 12th भी करा ही दूंगा। तो आपके बोर्ड से पहले आपको रिवीजन लेक्चर्स मिल जाएंगे, बढ़िया। और रिवीजन लेक्चर मतलब प्रॉपर रिवीजन लेक्चर, इनसे बाहर एक भी शब्द नहीं आएगा, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे बोर्ड का पेपर हो। आप 2x पे चीजों को देखिएगा, मैड इजी आंखों के सामने रखिए, या अपने बैच के नोट्स आंखों के सामने रखिए, और इन चीजों को देख डालिए। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी 1 महीने में। तब तक ये सारे के सारे माइंड मैप्स और ये लेक्चर्स देख लीजिएगा, जो कि आपके सिलेबस में एक्स्ट्रा है। और मैं आपको फिर सारी की सारी चीजें और जो रिविजन के रिलेटेड है वो प्रोवाइड करता रहूंगा। डन। ये था भाई हमारा सफर तो लंबा है और जिंदगी भर तक का है। मुझे आपसे कुछ प्रॉमिसेस चाहिए, ऑब्वियसली, है ना। मैं सबसे पहले तो बहुत ज्यादा खुश हूं कि हम लोगों ने इस बैच को बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। आई हैव काउंटेड दैट आई हैव टेकन 17 एक्स्ट्रा क्लासेस। समर वेकेशन में हमने एक्स्ट्रा लेक्चर्स लिए हैं खूब सारे, और जब भी हमें वक्त मिला है हम लोगों ने एक्स्ट्रा लेक्चर्स लिए हैं। एक भी क्लास आज तक हमारी कैंसिल नहीं हुई है, एक भी क्लास आज तक हमारी रीशेड्यूल नहीं हुई है। 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% ऑनेस्टी के साथ आपका सिलेबस 100% बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराया गया है, जिससे आपके मार्क्स भी 100% आ सके। मुझे बस इस चीज की खुशी है कि मैं अपनी डिसिप्लिन लेवल को भी बरकरार रख पाया, और आप लोगों ने भी इक्विवेलेंट डिसिप्लिन दिखाया है। अगर मैं हर क्लास में आया हूं, तो आप लोग भी हर क्लास में आए हैं। आप लोगों ने रेगुलरली मुझे अपडेट करते रखा है कि हाँ सर हम होमवर्क कर रहे हैं, हाँ सर हम लोग काम कर रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, इतने हमारे क्वेश्चन सही बन रहे हैं, टेस्ट में हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं। यू हैव केप्ट मी अपडेटेड, एंड ऑनेस्टली ये बात मैं कहीं पर भी बोल सकता हूं, मैं छाती ठोक करके बोल सकता हूं दैट दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैच, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैच। ऐसा नहीं है कि मेरी लास्ट क्लास है इसलिए मैं बोल रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द लिटरली वन ऑफ द बेस्ट बैच that I have ever taught on PW. This is something else. ये कुछ अलग है,
तुम लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, तुम लोगों ने पागलों की तरह मुझे प्यार किया है, एंड द फीलिंग इज फ्रॉम बोथ हैंड्स, है ना। मेरी तरफ से भी उतना ही प्यार है, उतना ही सम्मान है, उतनी ही इज्जत है, और मैं हमेशा ये चाहूंगा कि आप लाइफ में कुछ बेहतरीन करें, हमेशा अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के बारे में सोचें, हमेशा देश हित में सोचें, है ना। इस देश में हम लोग रहते हैं, हमेशा कोशिश करिएगा कि हम कुछ ऐसा काम करें जो राष्ट्र के काम भी आए आगे। अगर भगवान आपको इतना सफल बनाता है, अगर कुदरत, अगर नेचर आपको इतना सफल बनाती है कि आप 3 4 5 और लोगों की जिम्मेदारी उठा सकें, या आप एक बहुत सफल डॉक्टर बनते हैं और कहीं आपको कोई इंसान ऐसा दिखाई दे जो कि जरूरत में है, जिसकी आप मदद कर सकते हैं, और आप मदद करने के काबिल हुए, भगवान अगर आपको काबिल बनाएगा, कुदरत अगर आपको काबिल बनाएगी, तो उस काबिलियत का आपको कभी गलत फायदा नहीं उठाना है। आपको हमेशा मानव हित में, लोगों के हित में उस चीज को यूज करना है। इफ यू हैव सुपर पावर्स, इफ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन यू नीड टू कीप देम इन द वेरी राइट डायरेक्शंस। अगर किसी ने आपको ताकत दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस ताकत का दुरुपयोग करें, हम उस ताकत को लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल करें। नॉलेज इज फॉर एनलाइटनमेंट ऑफ योर सेल्फ, ऑफ पीपल अराउंड यू। दे शुड नॉट फील थ्रेटेंड। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये ताकतवर आदमी है तो ये हमें दबाएगा, या इसको नॉलेज है तो ये हमें नीचा दिखाएगा। आपके आसपास के लोगों को हमेशा ये लगना चाहिए इसमें नॉलेज है, ये मुझे ऊपर उठाएगा, ये मुझे कुछ सिखाएगा, ये मुझे समझाएगा, ये मुझे नई राह दिखाएगा, जीने का नया तरीका देगा, मेरी मदद करेगा, मेरा हौसला बढ़ाएगा, और मुझे हमेशा आगे बढ़ता हुआ देख के खुश होगा। वी नीड टू मेक अ वेरी हैप्पी सोसाइटी। दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जल कुक्कड़ हैं, एक दूसरे की तरक्की देख के जलना, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना। हम लोगों को उन लोगों के पूल में शुमार नहीं होना है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग इस प्रॉमिस को बरकरार रख पाएंगे, बट दिस इज द ओनली थिंग दैट आई कैन आस्क फॉर। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं मांग सकता कि आप जीवन में बहुत सफल हो जाओ, आप करोड़ों रुपए कमाओ, वो एम होना भी नहीं चाहिए। दैट इज अ बाय प्रोडक्ट दैट कम्स विद टाइम। मैंने भी ये सारी चीजें नहीं सोची थी, बस मैंने इतना सोचा था कि जिस दिन मैं काबिल बन जाऊंगा, मैं अपनी काबिलियत का सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा, एंड मुझे लगता है आई एम डूइंग इट रियली वेल। मैं हर तरीके से, मैं एक टीचर हूं तो मैं अपनी टीचिंग बहुत परफेक्टली करता हूं और लोगों के बहुत काम आता हूं, लोगों की बहुत मदद करता हूं। मैं अगर एक सोशल वर्कर हूं तो मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी से निभाता हूं। मैं अगर एक रिसर्चर हूं, मैं पूरी जान लगा के काम करता हूं। मैं अगर एक ऑथर हूं, मैं ईमानदारी से अपनी किताबें लिखता हूं, खुद अपने हाथ से अपनी किताबें लिखता हूं। आई डू नॉट चीट, एंड दैट इज द ओनली प्रॉमिस दैट आई कैन टेक फ्रॉम यू। बाकी चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं। मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप सब लोग 10 करोड़ रुपए कमाओगे 30 साल की उम्र तक, वो प्रॉमिस मांगना भी बेवकूफी है और वो प्रॉमिस करना भी बेवकूफी है। पर अच्छा इंसान बनना, खुश रहना, दैट इज ऑलवेज अ चॉइस। वो हमेशा आपके हाथ में रहता है। तो इतना करिएगा, इतना भी अगर आप प्रॉमिस कर गए, मैं सही बता रहा हूं, कुदरत आपको उठा के हवा में उछाल देगी और आपको वो मकाम देगी, आपको वो पेडेस्टल देगी जो आपने खुद के लिए कभी भी नहीं सोचा होगा। आप अपने आप को बहुत कम आंकते हो मेरे दोस्त, आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई हैं, आपके अंदर सुपर पावर्स हैं। मैं एक ऐसा बच्चा था जो आज लोगों को मोटिवेट करता है, बट मेरा जो बचपन है, मेरी जो आधी जवानी है, दैट इज इन ट्रू डार्कनेस। आप पढ़ेंगे, आप कभी जानेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। मैं अभी ये सारी चीजें मैं बहुत कम डिस्क्लोज करता हूँ, ये सारी चीजें अपनी फैमिली के बारे में या मेरे साथ क्या हुआ उसके बारे में कभी इत्मीनान से बैठ करके आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। लेकिन वहां से जो छलांग मारी है वो सिर्फ इसीलिए मारी है बिकॉज आई हैव यूज्ड माय पावर्स फॉर मैनकाइंड, है ना। किसी का नुकसान करना तो छोड़ो, किसी के बारे में गलत सोचा भी नहीं कभी, है ना। थोड़ी बहुत बातें इधर उधर की होती रहती हैं, ऑब्वियसली इंसान है यार, चुगली चपाटा करते हैं हम भी, लेकिन हाँ, कभी किसी को इंटेंशनली हार्म करना वॉज नॉट द थिंग दैट आई हैव डन। इतना भी प्रॉमिस कर गए, जीत जाओगे जिंदगी में। और मैं हमेशा साथ खड़ा हूं दोस्त, मैं एमबीबीएस में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा एमबीबीएस में नहीं हुआ मैं फिर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आपको बेहतरीन काम करना है जिस फील्ड में आप जाओ। मैं कह रहा हूं कि अगर आप टीचर बनो तो आप दुनिया के बेस्ट टीचर बनो, अपना 100% पोटेंशियल अनलॉक करते रहो। अगर आप साइंटिस्ट बन रहे हो, आप दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट बनो। आप डॉक्टर बन रहे हो, आप दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो, जो बनना है बनो, बेस्ट काम करो, अपनी तरफ से 100% दो, बस यही मुझे आपसे चाहिए। प्रॉमिस। ये शेड्यूल आपके सामने है भाई, इसको देख लीजिएगा। अब रिवीजन लेक्चर्स आएंगे। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से किया है, एंड आई होप यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड। अपना प्यार बना के रखेगा। आपके लिए काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाली हैं, काफी काम और है जो आपके लिए मैं करने वाला हूं। उन सभी कामों में मुझे आपके साथ की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए, लॉट्स ऑफ लव। गाना सुनाइए। जाते जाते यार इस चीज की कसर रह ही जाती है ना, कितना भी भाई इतना भर भर के ज्ञान दिया, लेकिन जाते जाते तुमको भाई सोनू निगम ही बनाना है मुझे, है ना। और मैं अच्छा गाता नहीं हूं, पर आज एक ऐसा दिन है जब मैं मना भी नहीं कर सकता, है ना। चलो, लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया,
और मैं हमेशा आप सभी लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। इस सेशन का जेन्युइनली आप अभी तक का सबसे बेस्ट बैच हो, सबसे बेस्ट बैच हो, मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे बेस्ट बैच हो यार। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है, बहुत प्यार दिया है मेरे से। इस पूरे सेशन के दौरान कोई भूल चूक हुई हो, मैंने कोशिश की है कि मुझसे कोई गलती ना हो, पर मैं इंसान हूं भाई, और गलतियों का पुतला होता है इंसान। अगर मुझसे एज अ बड़ा भाई मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूं, कोई भी छोटी मोटी गलती हुई हो, और तुमसे तो बहुत गलतियां हुई, तुम सबको भी मेरी तरफ से माफी तुमको मांगने की भी जरूरत नहीं भाई, तुमने इतनी गलतियां की है, तुम माफी मांगते हुए भी शर्मिंदा हो जाओगे, तो मैं दिल बड़ा करके वैसे ही तुम सबको माफ कर देता हूं, है ना। हम सब लोग भाई भाई हैं, तो सब माफी एकदम आप सभी लोगों के लिए, है ना। आपकी गलतियां तो यार ऐसी हैं जो कि बहुत छोटी है ना, और मैंने भी, मुझे एज सच कोई गलती याद नहीं है। बहुत मिस करूंगा यार, पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। अभी हर मंडे ट्यूसडे ये सोचूंगा कि भाई क्या करूं, लेकिन इसीलिए आपके लिए वो रिवीजन सेशंस मैंने जानबूझ के रखे हैं कि हर मंडे जब सुबह उठ के सोचूंगा कि आज क्या करना है, तो आपकी याद आएगी कि हाँ रिकॉर्डिंग बनानी है, आपके लिए रिवीजन सेशन बनाना है ना। चलिए 2 लाइनें गाता हूं क्योंकि तुम मुझे जाने नहीं दोगे, और मुझे जाना है। इससे ज्यादा अगर मैं यहां पर रुका तो भाई मैं रो दूंगा, आंसू मेरे आते नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी आवाज से शायद आपको लग रहा हो दैट आई एम अ बिट इमोशनल। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं हाँ इमोशनल ना हूं, लेकिन आप लोगों के साथ एक बॉन्ड बन चुका है, तो जैसा भी गा गू के यहां से निकलूं उसमें माफी पहले ही, इस चीज के लिए तो माफी बनती है जितना बेसुरा मैं गाने वाला हूं, है ना। चलिए भाई शुरू करते हैं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं, किसी ज़बां में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूं तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं। चलो भाई भागो यहां से, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो, मौज मस्ती करो, जो करना है करो, एंजॉय योर लाइफ, है ना। एक चीज जो सीखी है जीवन में वो यही है कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी खुद। इसको जियो, बैठो, मौज मस्ती काटो, अपने लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, पढ़ाई लिखाई भी करो, जो करना है करो, खुश रहो। दैट इज द अल्टीमेट एम, हैप्पीनेस एंड पीस। स्टार्ट चेजिंग दोज थिंग्स फ्रॉम नाउ। मैं बहुत नर्वस हूं, इसीलिए मैंने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल रखे हैं कि पहली बात तो मैं पैंट पहनता नहीं, घर से क्लास लेता हूं और दूसरी बात मैं कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, और वो सुसु नहीं है, वो है भावनाएं। अब इन भावनाओं को खत्म करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, घर की ओर चलते हैं। आज ऑफिस से क्लास ले रहा हूं, घर पहुंचना है, कोई भी डाउट हो नीचे आप डिस्कस कर सकते हैं, और मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूंगा हमेशा। दैट इज अ प्रॉमिस, मेरे एंड से मैं यही प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा अगले 5 7 10 साल। आप कोई भी पढ़ाई करेंगे, अगर आप बायोलॉजी की फील्ड में हैं, आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, और मैं आपकी हर जरूरत में आपका साथ जरूर दूंगा। दिस इज द प्रॉमिस दैट आई कैन डू फ्रॉम माई एंड। आई लव यू ऑल। आप सभी लोगों को बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया भाई, आपने इतना कुछ दिया है, आपने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है जो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। आई लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। और बोर्ड्स की एक स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी लक्ष्य के चैनल पे, यूट्यूब पे, या फिर कंपटीशन वाला पे, तो स्टे अपडेटेड। लव यू बार, थैंक यू, बाय, टेक केयर।